हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है थर्ड जेंडर के बारे में या ट्रांसजेंडर के बारे में, जिसे सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। इस वजह से सोशल जस्टिस में जजमेंट डिलीवर किया गया इसके फेवर में, जो कि नलसा या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक केस फाइल किया गया। और इसमें क्या होता है, इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के नाम या आइडेंटिटी दी गई, जिसको डिग्निटी फुल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए किया गया और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए किया गया, और इनकी सोशल जस्टिस के देते हुए और इनको जिससे कि एम्पावरमेंट मिले और इनको इनके साथ जो भेदभाव होता था वो ना हो। इस वजह से इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए या इनके फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए ये लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया गया है, जिसमें इनको एक आइडेंटिटी दी गई थर्ड जेंडर के नाम से। ये भी सबसे बड़ी बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इन्हें मिलना चाहिए था और वो इन्हें मिला। तो इस लिहाज से या इस वजह से ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ये केस देखते हैं, जो कि केस रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर फॉर सेव देयर फंडामेंटल राइट्स सेव करने के लिए है। और इसमें जो केस है, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014 का केस है और सुप्रीम कोर्ट केस है ये। और इसमें 2 जजेस बेंच रही, और KS राधाकृष्णन और AK सीकरी, जस्टिस AK सीकरी। और इसमें की फैक्ट क्या रहे, इसमें सबसे बड़ी बात, इनको एक थर्ड जेंडर के नाम से आइडेंटिफाई किया गया। और जो की फैक्ट है वो ये है इसके, दिस केस वाज फाइल्ड बाय द नलसा या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू लीगली रिकॉग्नाइज persons who fall outside the male female gender binary, including persons who identify as a थर्ड जेंडर के नाम से जिनको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इश्यूज एंड डिसीजंस क्या हैं इस जजमेंट में इसके जो इश्यूज और डिसीजन थे वो ये थे, द कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर पर्सन्स हु फॉल आउटसाइड द मेल फीमेल जेंडर बाइनरी कैन बी रिकॉग्नाइज एज थर्ड जेंडर के नाम से वो लोग रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। इट डेलिबरेटेड ऑन वेदर डिस्कार्डिंग नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज इज ए ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो कि इनके ब्रीच होते थे, उस वजह से इनको थर्ड जेंडर का नाम दिया गया। इट रेफर टू एन एक्सपर्ट कमिटी टू इश्यूज रिलेटिंग टू ट्रांसजेंडर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में किया गया, एंड एम्पावरमेंट टू डेवलप इट्स जजमेंट, और इनको एम्पावरमेंट देने के लिए, इनके साथ न्याय करने के लिए ये किया गया। इनको थर्ड जेंडर के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था और वो किया गया। तो इससे इनका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी इनको मतलब जो डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार है वो हर पर्सन को, तो वो इन्हें प्रोवाइड हुआ। फिर इसमें देखते हैं, दिस वॉज ए लैंडमार्क डिसीजन, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है। वो द एपेक्स कोर्ट लीगली रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर persons for the first time and discussed gender identity at length। और इनके बारे में फर्स्ट टाइम इनके आइडेंटिटी के बारे में या इनके जेंडर्स के बारे में बात होने लगी, जो कि इससे पहले नहीं होती थी। द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट थर्ड जेंडर पर्सनस वर एंटाइटल टू फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने यह भी पाया कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी को भी फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है, उन्हें भी प्रोवाइड करनी चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इंटरनेशनल लॉ में भी। फर्दर इट डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेवलप मैकेनिज्म टू रियलाइज द राइट ऑफ थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर्स। ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर्स के राइट जो है वो प्रोटेक्ट हों। फिर उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं थर्ड जेंडर की, वो ये है, द कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ ऑल पर्सन टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर। फर्दर इट्स डिक्लेयर्ड दैट हिजरास कैन लीगली आइडेंटिफाई एज ए थर्ड जेंडर के नाम से आइडेंटिफाई होने लगे। और जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है,
और इससे पहले इनको मतलब इस तरह का डिग्निटीफुल लाइफ नहीं प्रोवाइड होती थी, जो कि बहुत गलत था। सोसाइटी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, जो कि नहीं होना चाहिए। और अभी हम आगे देखते हैं कि काफ़ी जो थर्ड जेंडर हैं या ट्रांसजेंडर हैं वो काफ़ी अपने अपने फील्ड में काफ़ी फेमस है, और उन्होंने एक नज़ीर पैदा की, जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सम्मान की बात है, ना कि अपमान की बात है। तो इस वजह से हम लोग बहुत बड़ा एक तरह का नुकसान कर रहे थे अपनी सोसाइटी के लिए, जो कि इस जजमेंट ने हमें बताया कि जो कि इस जजमेंट ने हमें एक तरह की सीख दी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर द कोर्ट clarified that gender identity did not refer to biological characteristics। ये जो इस जजमेंट में ये भी बताया गया कि इसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं किया जा रहा है किसी जेंडर के लिए, बट रादर रेफर टू इट एज एन innate परसेप्शन ऑफ वंस जेंडर, बल्कि एक एनहेंस परसेप्शन किसी एक जेंडर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, या उनको आइडेंटिटी दी जा रही है, डिग्निटीफुल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है ऐसा सब, या उनके एम्पावरमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए किया जा रहा है, न कि किसी के साथ भेदभाव करने के लिए। ऐसा नहीं है। इसका मकसद जो है, इसका पर्पस जो है इसके पीछे, इन जो थर्ड जेंडर हैं या ट्रांसजेंडर हैं उनको एक तरह का जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, और कम्युनिटी में एक तरह का भेदभाव हुआ था जो उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। Thus it held that no third gender persons should be subjected to any medical examination or biological test which would invade देयर राइट्स टू प्रोवाइड टू प्राइवेसी। इसमें ये भी कहा गया कि जो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर है उनके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा या बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसा किया जाता है तो वो उनकी राइट टू प्राइवेट जो है, राइट टू प्राइवेसी का एक तरह से हनन होगा, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होगा या इन्फ्रिंज होगा। तो इस वजह से वो नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। अगर कोई थर्ड जेंडर है तो वो अगर खुद डिक्लेयर करता है तो वो गवर्नमेंट के पास एक इसके अभी हम आगे देखेंगे प्रोसीजर क्या है। ये जो एक्ट दिया हुआ है थर्ड जेंडर के लिए वो एम्पावरमेंट के लिए, उसमें हम जो थर्ड जेंडर होंगे वो अपने लिए एक फॉर्म फिल करेंगे। उसमें वो अपनी मतलब एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बताएंगे और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनकी राइट टू प्राइवेसी का उसमें मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है उसका पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा या उसका ध्यान रखा जाएगा कि वो वायलेट ना हो। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। द कोर्ट इंटरप्रेटेड dignity under Article 21 of the Constitution to include diversity in self-expression, which allowed a person to lead a dignified life. It placed one's gender identity within the framework of the fundamental right to identity under Article 21. इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है डिग्निटीफुल लाइफ प्रोवाइड करता है, सेम ऐसी ही इन लोगों को डिग्निटीफुल लाइफ प्रोवाइड की जाएगी और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इनका सोशल एम्पावरमेंट होगा, सोशल जस्टिस इनको प्रोवाइड होगा और इनको जो इनके साथ भेदभाव होता था वो भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें से बचाने के लिए ये जजमेंट लाना पड़ा। Further, it noted that the right to equality, Article 14 of the Constitution, and freedom of expression, Article 19, Clause 1, Subclause A, was framed in gender-neutral terms, all persons. जैसे कि आर्टिकल 14 और 15 ऑल पर्सनस के बारे में बात करता है, ना कि किसी एक कम्युनिटी के बारे में, ना कि किसी एक जेंडर के बारे में। कोई मतलब स्पेसिफिक जेंडर और स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और 15 आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ये ऑल सिटीजन्स के बारे में बात करता है, बल्कि सारे फंडामेंटल राइट्स ऑल सिटीजन्स के लिए के बारे में बात करते हैं। तो ऑल पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। कंसिक्वेंटली द राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड एक्सटेंड टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी प्रोवाइड है।
It draw attention to the fact that transgender persons were subject to extreme discrimination in all spheres of society, which was a violation of their right to equality. मतलब ये है कि राइट टू इक्वालिटी का बहुत टाइम से हनन हो रहा था। जो ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जो कम्युनिटी है, इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, या बहुत भेदभाव होता था, जो कि नहीं होना चाहिए था। Further, it included the right to express one's gender through dress, words, action और behavior under the ambit of the freedom of expression. ये freedom of expression के अंदर आता है कि कोई भी पर्सन अपना आप को किसी भी तरह के मतलब वेशभूषा में या किसी भी तरह के अपनी भाषा से खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, या अपने बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट है, और ये वायलेट अगर किसी को इसके अंदर बाउंड किया जाएगा तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, जो कि बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। Under Article 15 and 16, discrimination on the ground of sex is explicitly prohibited. आर्टिकल 15 और 16 में भी डिस्क्रिमिनेशन जो सेक्स पे बेस पर होते हैं, या किसी की फिजिकल डिग्निटी फिजिकल आइडेंटिटी के बेस पर जो होते हैं, वो इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्स हियर डज नॉट ओनली रेफर टू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सिर्फ सेक्स के मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को ही वो एक तरह से रिप्रेजेंट करें, बट ऑल्सो इंक्लूड जेंडर। ये एक जेंडर के बारे में बात करता है, बेस्ड ऑन वन सेल्फ परसेप्शन, जो कि बेस्ड होता है किसी पर्सन के परसेप्शन पर। दस द कोर्ट हेल्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स इंक्लूडेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। अगर किसी के जेंडर के बेस पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या सेक्स के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, तो वो माना जाएगा जेंडर आइडेंटिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब दस द कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसजेंडर पर्सन्स वर एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स। ये भी माना गया कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स के पूरी तरह से उन्हें भी मिलना चाहिए। अंडर आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है ऑल पर्सन्स के बारे में। फर्दर द कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड टू कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड द योग्याकर्ता प्रिंसिपल्स टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन्स ह्यूमन राइट्स। इसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है और या ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं, वो या योग्यकर्ता के बारे में बात करते हैं, योग्यता के बारे में, योग्यता प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, और जो कि आर्टिकल 21 में भी डिग्निटी फुल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो वैसी ही इनको भी लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनके साथ कोई भी बायोलॉजिकल बेस्ड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फिर उसके बाद फर्दर डायरेक्शंस जो कोर्ट ने प्रोवाइड किए हैं वो ये होंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स वर रिक्वायर्ड टू टैकल स्टिग्मा अगेंस्ट द transgender community. It also directed the central and state government to take similar steps for the advancement of the transgender community, including मेकिंग प्रोविजंस फॉर लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ थर्ड जेंडर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि हमने देखा काफ़ी सारे जो फॉर्म्स होते हैं कॉलेज वगैरह में, जो फॉर्म फिल होते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल होते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो फॉर्म फिल होंगे उसमें मेल और फीमेल जेंडर दिया जाता था, लेकिन अब थर्ड जेंडर का भी दिया जाने लगा है। एक कॉलम इंसर्ट किया गया है हर जगह, हर आप कहीं पे भी देख लें, कोई भी फॉर्म देखें, गवर्नमेंट फॉर्म होगा या किसी भी उसमें ऑफिस में का जो भी ऑफिशियल फॉर्म होते हैं, उनमें सब में थर्ड जेंडर के बारे में भी एक कॉलम इसने इंसर्ट किया गया है, जो कि पहले नहीं था, 2014 से पहले नहीं था। इस वजह से अब थर्ड जेंडर वालों को भी आराम से एम्पावरमेंट के लिए राइट्स मिल गए हैं, और किसी भी तरह के सोशल जस्टिस या सोशल एम्पावरमेंट की कहीं भी बात होती है तो वो भी अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं। पहले वो कंफ्यूज रहते थे कि किस कैटेगरी में जाए या किस जेंडर को वो चूज़ करें, और जो कि
क्लियर नहीं हो पाता था और उन्हें जो उनके राइट्स हैं वो वायलेट होते थे और जो उन्हें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो भी प्रोवाइड नहीं होती थी। तो इस सब से बचने के लिए सोशल जस्टिस में गवर्नमेंट को ये एक तरह का कदम उठाना पड़ा या एक तरह का एक्शन लेना पड़ा, जो कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया, मेकिंग प्रोविजंस बनाए गए फॉर लीगल रिकग्निशन ऑफ थर्ड जेंडर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स में। फिर सेकंड है रिकग्निशन थर्ड जेंडर पर्सनस एज ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को ये जनरल कैटेगरी में भी एक नई कैटेगरी बना के उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सब SC ST कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है, सेम ऐसी ही इस कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए इनके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने पर, बैकवर्ड क्लास के होने पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो इनको जो है वो जो राइट्स हैं वो इनको प्रोवाइड नहीं होते, तो इनके साथ सोशली और एजुकेशनली या इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है वो बनी रहती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, टेकिंग स्टेप टू फ्रेम सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर द कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी के सोशल वेलफेयर के लिए ये कदम उठाने चाहिए। दिस इज़ लैंडमार्क डिसीजन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टू लीगली रिकॉग्नाइज नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स इन इंडिया। ये फर्स्ट ऐसा लैंडमार्क डिसीजन था जिसने एक तरह का नज़ीर पैदा की कि जो ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करता था और इनको एक आइडेंटिटी की दी थर्ड जेंडर के नाम से, जो कि अब जितने में गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई। इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड होता है, इनको जॉब्स में भी काफ़ी अब मौके मिलते हैं जो कि पहले नहीं होता था, और सोशली तरीके से जो लोग इन्हें गलत देखते थे वो भी चीज़ घटी है, क्योंकि ये इनके सोशल जस्टिस के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये सब किया गया है जिससे इन्हें डिग्निटी फुल लाइफ प्रोवाइड की जाए। द जजमेंट ऑल्सो डायरेक्टेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन इन सिक्योरिंग ट्रांसजेंडर पर्सनस राइट। जो गवर्नमेंट है उसका एक काम तो होता ही है प्रोएक्टिव एक्शन लेना। अगर सोसाइटी में कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसको प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। इसमें भी ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को बचाने के लिए या वायलेशन से बचाने के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी था, तो गवर्नमेंट को या स्टेट को ये प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ा और लिया भी। और ये जो डिसीज़न है ये इस फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ, और जिससे इन लोगों के राइट्स के में काफ़ी सुधार आया, राइट्स वायलेट होने में काफ़ी सुधार आया, जो कि पहले बहुत वायलेट्स होते थे। ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स या रूल्स 2020 का एक वो बना है, रूल्स एक्ट है, रूल्स हैं वो ये हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन द 25th of September 2020 notified the transgender persons protection of rights rules 2020 in exercise of its powers conferred under section 22 of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 का ये एक्ट है जो इनके प्रोटेक्शन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ट्रांसजेंडर्स के या थर्ड जेंडर्स के। द राइट एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो राइट्स है, जो रूल है, रूल एड्रेस करता है ये फॉलोइंग पॉइंट्स, रूल प्रोवाइड करता है या ये एक्ट 2019 का वो ये है। फर्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है वेलफेयर मीजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थर्ड है प्रोविजंस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं इस एक्ट में। फोर्थ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में या एम्पावरमेंट में इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीवियंस या रेड्रेसल
रूल 13 जो है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 में जो ये रूल 13 है वो इसकी बात करता है कंप्लेंट्स ऑफिसर्स। अगर पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है इनके अगेंस्ट, अगर कोई कंप्लेंट्स होती है, इनको कोई किसी ट्रांसजेंडर्स को कोई परेशान करता है या उसका शोषण करता है, वो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ऑफिसर्स को 15 दिन के अंदर जो इनको एक तरह का ग्रीवेंस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। एंड इन द केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, जब इनका किसी केस में ट्रांसजेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, जब इस तरह की कोई शिकायत या कंप्लेंट पुलिस के पास आती है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका निवारण करेगा। ये एक जो ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स है 2020 का, उसमें ये रूल बनाया गया है, रूल 13, जिसमें कंप्लेंट्स के खिलाफ 15 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर वो जो कंप्लेंट है उसका कोई ना कोई सुधार निकालेगा। ठीक है, अभी ये जो ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर्स के बारे में ये तो हो गए रूल और रेगुलेशन और इनके राइट्स का प्रोटेक्शन। फिर इसके अलावा हम एक बात यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात में जैसे हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 मैं टॉप मोस्ट ऐसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि हमारे कंट्री में, स्टेट में, हमारी इंडिया में अपना बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं और काफ़ी फेमस हैं अपने अपने फील्ड में, जो कि एक प्राउड की बात है। जैसे पहले लोग इन्हें बहुत बुरा सोसाइटी के लिए मानते थे, जबकि इन्होंने अपना आप को मतलब बुरा लोग मानते थे, ये बता दिया कि लोगों की सोच के आगे इनके जो हौसले हैं वो कभी छोटे नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कुछ इनके ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर्स के नाम बताना चाहूँगी जो कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी फेमस हैं, और ये मैं गूगल से सर्च करके बता रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल सोर्स नहीं है, ये मैं गूगल से सर्च करके बता रही हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे मैंने पूरी तरह से ये गूगल से अच्छे से सर्च किया है। उसमें फर्स्ट नाम है गौरी सावंत, जो कि डायरेक्टर है। और ये सभी मैं ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सभी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर्स के सोशल वर्क के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी मतलब काम करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो और फर्स्ट है गौरी सावंत जो कि डायरेक्टर है, और इन्होंने कोई शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी बनाई हैं और वैसी अच्छी मूवीज़ वगैरह भी बनाई हैं। शॉर्ट मूवीज़ के अलावा भी काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं, 1-2 मूवीज़, तो वो सब है। और फिर सेकंड है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि डांसर हैं। और फिर है सत्याश्री शर्मिला जो कि लॉयर हैं। शबी गिरी इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, और इन्होंने अपना जो जेंडर है वो ट्रांसप्लांट करवाया है या ट्रांसलेट करवाया है। और डॉक्टर, फिर फिफ्थ है डॉक्टर मनाबी बंदोपाध्याय, ये ट्रांसजेंडर कॉलेज की फर्स्ट ट्रांसजेंडर कॉलेज जो है उसकी प्रिंसिपल भी हैं। अगर आज का मेरा टॉपिक या मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।